हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो हमेशा की तरह जो कि हम लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आती रहती हूँ। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, द मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री क्या है, पोइट्री के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, मेजर फॉर्म्स जो होते हैं पोइट्री के, आज उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमसे बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे आज, और उन्हीं के पोइट्री के जितने भी फॉर्म्स होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं आज हम। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोइट्री क्या होता है। ठीक है, तो पोइट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। पोइट्री इज अ काइंड ऑफ राइटिंग। पोइट्री क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें कविता जो कि लिखी जाती है वो यूजुअली इन वर्ड्स। पोइट्री जो लिखी जाती है वो वर्ड्स में लिखी जाती है। ठीक है, पोइट्री वर्ड्स इज सेट आउट इन शॉर्ट लाइन विद वर्ड्स पुट टुगेदर इन रिदम और रहीम और बोध। अगर हम बात करें कि जो पोइट्री होती है, जो कविता होती है, वो छंद में लिखी जाती है। एक सेट ऑफ शॉर्ट लाइन होती है जो कि शॉर्ट लाइन लिखी जाती है उसमें, और जो कि जो वर्ड्स होते हैं वो उनमें हम रिदम को यूज करते हैं। ठीक है, हम उनमें रीम को यूज करते हैं और बोध, कभी कभी दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ पर। तो ये हमें लयबद्धता वहाँ पर देखने को मिलती है जो कि पोइट्री में होती है, जिसकी वजह से हमें पोइट्री अच्छी लगती है सुनने में और पढ़ने में भी मज़ा आता है। लेकिन जो कि अगर हम बात करें, पोइट्री जो होती है एक वर्ड्स फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पोइट्री इज अबाउट अ राइटर शेयरिंग विद द रीडर एंड एक्सपीरियंस और स्टोरिंग फीलिंग्स। अगर हम बात करें कि पोइट्री के माध्यम से जो राइटर होता है वो शेयर करता है अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को जो एक्सप्रेस करता है, और स्टोरिंग यानी कि करता है, जो कि स्टोरिंग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती है उनकी, उस फीलिंग्स को वो क्या करता है, एक पोइट्री के माध्यम से शेयर करता है। ठीक है, एक इस तरह से लयबद्ध तरीके से हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है। Poems are written with words chosen for their sound and beauty as well as their meanings। अगर हम बात करें जो पोएम्स होती है वो जो लिखी जाती है विद वर्ड, शब्दों के साथ साथ उनको चूज़ किया जाता है, उनके शब्दों को, their sounds and beauty, यानी कि रिदम की अगर हम बात करें कि इस प्रकार से इनके हर एक शब्द को अंतिम में मिलते जुलते आपको देखने को मिल जाएगी, तो जो कि उनकी खूबसूरती को बयां करती है और एक अर्थ को समझाने का प्रयास करती है। ठीक है, उसके अर्थ को समझाने का प्रयास करती है। और अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ पोइट्री, पोइट्री कितने प्रकार की होती है, तो अगर हम बात करें पोइट्री आपकी 3 प्रकार की होती है। नरेटिव पोइट्री होती है, लिरिक पोइट्री होती है, ड्रामेटिक पोइट्री होती है। तो अब हम बात करें यहाँ पर नरेटिव पोइट्री जो होती है वो कैसी होती है। अ नरेटिव पोएम इज अ लॉन्गर फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट टेल्स एन एंटायर स्टोरी विद अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो नरेटिव पोइट्री होती है वो एक नरेटिव फॉर्म में होती है, लॉन्गर होती है, यानी कि वो पोइट्री जो होती है वो लंबी कविताएं होती हैं आपकी। ठीक है, जो कि एंटर होता है स्टोरी के रूप में आपको देखने को मिल जाती है। उसमें बिगनिंग भी होती है, यानी कि स्टार्टिंग, शुरुआत, जैसे मूवी वगैरह होती है कि स्टोरी, मतलब सॉरी, जैसे एक स्टोरी होती है उस तरीके से उसकी शुरुआत होती है। किसी हीरो हीरोइन या कोई भी एक मतलब पर्सन लिया जाता है जिसके बेस पर वो कहानी रखी जाती है, उसकी बिगनिंग दिखाई जाती है, उसका मिडिल भी दिखाया जाता है एंड एट द एंड भी दिखाया जाता है। तो वो एक नरेटिव पोएट्री आपकी होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो कि आपकी नरेटिव पोएट्री है उसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका एपिक, द एपिक। यानी कि एपिक के बारे में अगर हम बात करें, काव्य जो महाकाव्य होता है, तो ये भी एक क्या होती है, नरेटिव फॉर्म में होती है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, द वर्ड एपिक इज derived from the ancient Greek adjective epikos which means a poetic story। यानी कि अगर हम बात करें epic का जो ड्राइव किया गया है, उसको लिया गया है एंसेंट ग्रीस उसके एडजेक्टिव से लिया गया है, ग्रीक से। ठीक है, एंसेंट ग्रीक यानी कि प्राचीन ग्रीक के एडजेक्टिव से इपिको शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, मीन्स अ पोएटिक स्टोरी होती है।
इन लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, यानी कि अगर हम साहित्य में बात करें, जो एपिक होता है, महाकाव्य होता है, एक लंबी नरेटिव पोएम होती है, लंबी कविता होती है, विच इज यूजुअली रिलेटेड टू हीरोइक डीड्स ऑफ पर्सन ऑफ एन यूजुअल कोरेज एंड अनपैरेलेटेड ब्रेवरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हीरो होता है, हीरोइक उसके, यानी कि अगर हम बात करें उसकी वीरता के बारे में बताया जाता है, उसके साहस के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से हम यूजुअली ऐसे रिलेटेड हीरोइक डिड्स को दिखाया जाता है, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी गाथा गाई जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। द एपिक इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो आपका पोइट्री एपिक होता है, अगर हम बात करें, वो एक ग्रेटेस्ट यानी कि महान, मोस्ट सबलाइन फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि M.H. अब्राहिम्स डिफाइन करते हैं एपिक के बारे में। द टर्म एपिक और हीरोइक पोएम इज अप्लाइड टू अ वर्क दैट मीट्स एट लीस्ट ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि अगर हम बात करें कि जो टर्म होता है एपिक का, वो एक हीरोइक पोएम के रूप में होता है, जिसमें अप्लाई किया जाता है, उसी तरीके से उसको में वर्क किया जाता है। मीट्स द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है। जैसे इट इज़ अ लॉन्ग पोइट्री नरेटिव पोएम, एक क्या होती है एपिक, एक नरेटिव लॉन्ग पोएम होती है ऑन अ ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट, एक सीरियस सब्जेक्ट के रूप में उसमें लिया जाता है, कोई सब्जेक्ट उठाया जाता है जिसके बारे में बात की जाती है, रिलेटेड इन एन एलिवेटेड स्टाइल उसमें लिया जाता है, एंड सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक ऑफ क्योजिस डिवाइन फिगर्स, उसमें उसका डिवाइन फिगर्स लिया जाता है, जिसके बारे में उसकी गाथा गाई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, उसके मतलब एक सब्जेक्ट, सीरियस सब्जेक्ट लिया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है। हुज एक्शंस डिपेंड एंड फेट ऑफ ट्रिव अ नेशन और द ह्यूमन रेस। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक मतलब उसमें डिपेंड किया जाता है, किसी व्यक्ति को एक भाग्य पे डिपेंड किया जाता है, उसके भाग्य को दिखाया जाता है। ठीक है। तो उसके नेशन, उसके राष्ट्र को दिखाया जाता है, ह्यूमन रेस उसके व्यक्तित्व को दिखाया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एन एपिक इज द मोस्ट एम्बिशंस ऑफ पोइटिक अचीवमेंट्स। अगर हम बात करें, जो एपिक होता है उसमें बहुत सारी एम्बिशंस आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी पोइटिक अचीवमेंट्स होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें, जो अचीवमेंट्स आप लेते हैं एक एपिक के रूप में, उसमें उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो उसमें आपको पूरी देखने को मिल जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एपिक्स कौन कौन सी एपिक्स हुए हैं आज तक, ग्रेट एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड में जो ग्रेट एपिक्स हुए हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दी है। यहाँ पे 12 आपकी जो ये एपिक्स हुए हैं, तो उनके बारे में उनके टाइटल एपिक्स दिए गए हैं। नेम ऑफ पोएट किस पोएट ने लिखा है, कंट्री और लैंग्वेज टू आर विच द पोएट बिलोंग, जो कि बिलोंग करता है पोएट, यानी कि कौन से देश का रहने वाला है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है उसकी एपिक, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर हम फर्स्ट एपिक की बात करें, आइलैंड जो लिखा गया है, जो कि किसने लिखा है, होमर ने लिखा है और ग्रीस में लिखा गया है। ठीक है। यानी कि इसके बाद अगर हम बात करें ओडिसी, अगर हम बात करें ओडिसी होमर ने, ओडिसी भी यानी कि होमर ने ही लिखा है, जो कि ग्रीस में लिखा गया है। एंसेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, जो कि विर्जिल ने लिखा है यहाँ पर, और अगर हम बात करें कि वो एक रोमन के थे और लैटिन भाषा में इन्होंने लिखा है। फिर है बीवोल्फ की अगर हम बात करें कि जो कि पोएट्स नेम नॉट नॉन, यानी कि पोइट्स का अज्ञात यहाँ पे दिया गया है, उसका नाम नहीं दिया गया है, जो कि कहाँ है, एंग्लो सेक्सन प्री क्रिश्चियन इराक से बिलोंग करते थे। डिवाइन कॉमेडी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको हर बार आपको देखने को मिल भी जाती है कहीं ना कहीं, तो डिवाइन कॉमेडी है जो कि डेंटे ने लिखी है, डेंटे। और अगर हम बात करें लैटिन भाषा में लिखी है। जेरूसलम डिलीवर्ड की अगर हम बात करें, टर्सो ने लिखी है, जो कि रोमन है और इटालियन भाषा में लिखी गई है। लुसिड की अगर हम बात करें, जो कि कॉमेनेंस ने लिखी है, और ये पोर्टुगीज यानी कि कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट की अगर हम बात करें, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है, इंग्लिश भाषा में लिखी है, ये हम सभी जानते हैं। फेरी क्वीन स्पेंसर ने लिखी है।
और यहाँ पे एडमंड स्पेंसर इनका फुल नेम है और यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कि आपकी मार्टे डी ऑर्थर की बात करें जो कि टेनिसन ने लिखी है, ये एक महान मतलब एपिक है आपकी जो कि इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, ठीक, टेनिसन ने लिखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि, और जो कि इंडियन है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो ये भी इसमें महान एपिक्स में शामिल होती है। रामचरितमानस की अगर हम बात करें तुलसीदास ने लिखी है जो कि इंडियन है और हिंदी भाषा में इन्होंने इसको लिखा है। अब हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच अकॉर्डिंग टू यू इज द फर्स्ट ग्रेट इपिक। आपके अनुसार अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो ग्रेट इपिक है इनमें से चारों इपिक्स में से कौन सी ग्रेट इपिक के नाम से जानी जाती है? पैराडाइज लॉस्ट, एंसेंट आइलैंड, ठीक है, मोल्ट यानी कि मोर्टे डी ऑर्थर। यहाँ पे ये चार इपिक आपके सामने हैं, तो इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा जो कि ग्रेट फर्स्ट इपिक्स के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ग्रेट इपिक जो कि आइलैंड है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ विलोफ। विलोफ की जो ऑथर है वो कौन है? ठीक है, वर्जिल है, टॉसो, डंटे, नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से अगर हम बात करें यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे अब इसकी बात करें अगर जो कि नेम नॉन, यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसलिए वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ ओडिसी। ओडिसी की जो ऑथर है वो कौन है? वर्जिल है, होमर है, डेंटे है, ठीक है, सोफोकल्स है। तो ये आपको बताना है कौन है? होमर है। तो ये होमर ने लिखी है ग्रेट इपिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एन इपिक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स, तो बहुत मतलब सेवरल ईयर में बुक्स को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, बांटा किया गया है। हाउ मैनी बुक्स आर दियर इन होमर्स आइलैंड। आइलैंड को जो बांटा गया है वो कितनी बुक्स में बांटा गया है? ठीक है, 6 बुक्स में, 10, 12, 24, किसमें कितने में बांटा गया है? तो 24, यानी कि 24 भागों में उसको बांटा गया है। 24 मतलब उसके जो बुक्स के पार्ट हुए हैं वो कितने हैं? 24 भाग उन्होंने लिखे हैं, यानी कि उसकी 24 बुक्स लिखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाउ मैनी बुक्स आर दियर इन वर्जिल एंसेंट की अगर हम बात करें कि जो वो कितने भागों में लिखी गई है? 6, 10, 12, 24, तो ये लिखी गई है 12, यानी कि 12 इसकी जो बुक्स है, यानी कि अगर हम बात करें वो 12 बुक्स में लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज, जो कि मिल्टन अगर हम बात करें पैराडाइज लॉस्ट की तरह ही यानी कि उतने ही सेम नंबर में बांटी गई है, तो वो कौन सी है? यहाँ पे मर्टर डी ऑर्थर है, जेरूसलम डिलीवर्ड है, या डिवाइन कॉमेडी है, फेरी क्वीन है। तो अगर हम बात करें कि जो कि आपकी यहाँ पर जो कि आपकी जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक में बांटी गई है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कौन सी बांटी गई है, यहाँ पे डिवाइन कॉमेडी को भी 12 भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ होमर आइलैंड। होमर आइलैंड की अगर हम बात करें जो होमर ने लिखी है आइलैंड, उस इपिक का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? द ट्रोजन वार, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, या फिर अगर हम बात करें द तुर्किश विक्टोरी ओवर ग्रीस, द ग्लोरी ऑफ ग्रीस एम्पायर। तो क्या हो जाएगा? उसका जो थीम है वो क्या हो जाएगा? द ट्रोजन वार इसका थीम रहा है आइलैंड होमर की जो है। द सेंट्रल थीम ऑफ द लूसिड इज, लूसिड की अगर हम बात करें यहाँ पर इसका सेंट्रल थीम क्या रहा है? द वॉयेज ऑफ ओडिसिस, एंसेंट ग्लोरी ऑफ पोर्चुगल, वास्को डी गामा's वॉयेज टू इंडिया, या फिर बैटल्स बिटवीन पोर्चुगल
एंड इंग्लैंड। तो क्या इसकी थीम रही है? इसकी जो थीम रही है वो वास्को डी गामा वर्सेस टू इंडिया रही है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम डज स्पेंसर डेडिकेट हिज फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो स्पेंसर की है वो किसको मतलब डेडिकेट की है उन्होंने? सर वोल्टेयर रिलीहाई को की है, या फिर सर फिलिप सिडनी को, क्वीन एलिजाबेथ, किंग आर्थर को। तो किसको उन्होंने क्या की है? डेडिकेट की है क्वीन एलिजाबेथ को। ये जो एपिक है ये उनको डेडिकेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज स्पेंसर्स मोटो इन रिटर्न राइटिंग हिज फेरी क्वीन। जो फेरी क्वीन उन्होंने लिखी है उसका मोटो क्या था, किस मोटो पर उन्होंने लिखी थी? टू सेव द ऑनर ऑफ वुमेनहुड, या फिर टू प्लेस एंड ऑनर क्वीन एलिजाबेथ, टू जस्टिफाई होलीनेस एज द ग्रेटेस्ट वर्चुअस, या टू फैशन आ जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। तो किस पर बेस किया गया है? उन्होंने जो मोटो लिया है तो क्या उन्होंने मतलब मोटो लिया है? द टू फैशन आ जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन को यहाँ पर दिखाया गया है। उस मोटो पर उन्होंने मतलब अगर हम बात करें फेरी क्वीन जो एपिक है वो लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे और जो हमने थ्योरी पढ़ाई है उसी के अकॉर्डिंग, जो कि एपिक पढ़ा है, पोइट्री पढ़ी है हमने, तो उन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही हेल्पफुल क्वेश्चन और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।